Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. Today we are going to solve 5 important questions of 2012 IIT JAM question paper. So let's see the first question. Match the igneous rock group 1 with their most common texture in group 2. We have already solved this question in 2010 question number 19 if you remember. So our first igneous rock is Komatiite. It is very important and there are so many questions asked from Komatiite. So let's see the sample of Komatiite. So because we are talking about the texture, if you see in this area, you can clearly elongated crystals. So basically Komatiite क्या होता है? It is a ultramafic mantle derived volcanic rock. So this kind of rock give you the lot of information about our mantle. Okay, because this is mantle derived. Okay, and this Komatiite will crystallize a lava which is containing more than 18 weight% of MgO. So it means it has a high content of magnesium and it has low content of silica, potassium and aluminium. So let's come to the texture, and this elongated crystal is known as a dendritic plates of olivine and pyroxene. Because obvious है कि ये Mg कंटेंट में ज़्यादा होता है तो इट इज अल्ट्रामैफिक, तो वहां पे क्या कंपोजिशन क्या होगी उसकी, ऑल्विन और पायरोक्सिन होगी. ऑब्वियस सी बात है. देखो एक छोटे से टॉपिक से हम कितने इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो भी हमें आना चाहिए. तो बिकॉज दिस इज मेंटल डिराइव तो एमजी कंटेंट ज़्यादा है, तो एमजी कंटेंट ज़्यादा है तो कौन से मिनरल होंगे इसमें, ऑल्विन और पायरोक्सिन. तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अब बात आती है कि इस तरह के जो टेक्सचर है वो बनते कैसे हैं. तो दिस स्पेनिफिक्स टेक्सचर, this is known as a spinifex texture. So this spinifex texture formed due to the quenching effect. What is quenching effect? It is formed due to the fast cooling rate. तो quenching effect किसको बोलते हैं? जो texture fast cooling rate के साथ develop होता है. अभी देखो इसमें जैसे कि मैंने बोला कि ये dendritic plates of olivine है ना, pyroxene है. तो इसके अलावा तो अगर इस तरह के क्रिस्टल डेवलप होते हैं, dendritic long elastic बड़े बड़े क्रिस्टल्स अगर डेवलप होते हैं तो इसके साथ और क्या डिटेल में आप टेक्सचर के बारे में कह सकते हो कि इसका क्या रहा होगा, न्यूक्लिएशन रेट जो है वो स्लो रहा होगा. ओके, इसका क्या होगा, न्यूक्लिएशन रेट स्लो होगा. दूसरा क्या होगा, इसका जो ग्रोथ रेट होगा इट विल बी हायर. तो ये दो इंफॉर्मेशन विद द फास्ट कूलिंग रेट हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं. न्यूक्लिएशन रेट स्लो है, इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूक्लिएशन रेट स्लो होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ जो क्रिस्टल्स होंगे ना वो कम होंगे, और ग्रोथ रेट हायर होगा तो एक जो क्रिस्टल बना वही क्या होगा, उसकी ग्रोथ रेट हायर होगी. ड्यू टू दिस यू गेट द डेंड्रिटिक प्लेट्स ऑफ ऑल्विन एंड पायरोक्सिन. अब एक क्वेश्चन मेरा है, फास्ट कूलिंग रेट कहने का क्या मतलब है, कितना फास्ट, आप कितना इमेजिन कर सकते हो कितना फास्ट होना चाहिए, क्या रहा होगा टेम्परेचर. देखो दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स. ओके, एक मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतने सारे बाकी के डिटेल नहीं बताऊंगा, मत एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कैसे हमें जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो करना चाहिए. ठीक है, तो फास्ट कूलिंग रेट से का क्या मतलब है, तो क्या होगा कि अब ऐसा तो नहीं होगा लावा जो है वो अंडर वाटर एक्सपोज हो गया होगा, अंडर वाटर जो है इरप्ट हुआ होगा. तो अगर अंडर वाटर होता तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता, पिलो लावा. यस यू आर राइट, पिलो लावा. ओके, तो फास्ट कूलिंग रेट, तो टेम्परेचर का आइडिया हम कहाँ से लगाएंगे, कैसे पता चलेगा फास्ट कूलिंग रेट, तो कितने डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री 10 डिग्री फास्ट कूलिंग रेट, ये क्योंकि हम लावा की बात कर रहे हैं तो उसका ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, पता है. वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका कंपोजिशन है, तो उस पर डिपेंड करता है. अब फास्ट कूलिंग रेट बिकॉज दिस इज अ ऑल्विन एंड अ पायरोक्सिन. आया आइडिया, ऑल्विन और पायरोक्सिन के क्रिस्टल्स हैं तो इसका टेम्परेचर किसके अराउंड आया होगा, 1300 डिग्री सेल्सियस, 14 to 1300 आप कह सकते हो. इसके नीचे जैसे टेम्परेचर आएगा तो ये क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे. तो फास्ट कूलिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे आ गया, स्टिल इट रिक्वायर द 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और कोमेटियाइट के साथ एक और बात होती है, मान लो कि ये कोई लावा फ्लो है, इसका ये अपर फ्लो है, मिडिल फ्लो है एंड दिस इज लोअर फ्लो है. तो ये जो अपर के नीचे वाला होगा ना, ये अपर के नीचे वाला होगा ना, इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा दिस काइंड ऑफ टेक्सचर. ओके, तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. सो नेक्स्ट ऑप्शंस वी हैव अ डोलोराइट, लैम्प्रोफायर एंड एंडेसिन.
So this is the thin section of dolerite, and this is lamprophire, hand specimen of lamprophire, and this is the hand specimen of andesite. Okay, अभी देखो, क्योंकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, सो देखो क्या होता है, जो डोलेराइट होता है ना उसमें क्या होता है, ऑफिटिक टेक्सचर होता है. तो इट हैज अ लार्ज पायरोक्सिन ग्रेन्स इनक्लोज्ड बाय द रैंडम प्लेजियोक्लेट्स, स्मॉल रैंडम, ये जो आपको बड़े बड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं, दिस आर द लार्ज पायरोक्सिन ग्रेन्स एंड इट विल बी द enclosed by the small random plagioclase. So this is known as a ophitic texture. So dolerite will show the ophitic texture. Lamprophire, this is lamprophire. Lamprophire will show the euhedral to subhedral crystals, right? So it is known as a panidiomorphic texture. And this is andesite. So it shows the porphyritic texture, like it has a large crystals enclosed in the small matrix. Okay, so it is a porphyritic texture, right? Cometite will show the spinifex texture, dolerite will show the ophitic, lamprophire panidiomorphic due to the euhedral and subhedral crystals, and andesine will show the porphyritic texture, right? So let's see the next question. A snowball garnet is an example of, this is very important, ये काफी बार रिपीट होगा आपके, ये हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं स्नोबॉल गार्नेट से. ओके, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, इंटरकाइनेमेटिक मिनरल्स ग्रोथ, सिनकाइनेमेटिक मिनरल ग्रोथ, पोस्ट एंड प्री. पहली बात तो व्हाट इज काइनेमेटिक, है ना, काइनेमेटिक कह लो या टेक्टोनिक कह लो, कि जब कोई डिफॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि ये दिस इज फ्रॉम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, तो यहाँ पे जब भी कोई डिफॉर्मेशन होता है या फिर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, उस टाइम पे क्या होता है, 4 ऑप्शन है, इंटर, सिन, पोस्ट एंड प्री. एंड व्हाट इज स्नोबॉल गार्नेट, दिस इज अ पोर्फिलोब्लास्ट, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मेटामॉर्फोलॉजी इट इज अ पोर्फिलोब्लास्ट. सो स्नोबॉल गार्नेट इज अ पोर्फिलोब्लास्ट. 2 टेक्टोनिक इवेंट हुए होंगे, उसके बीच कोई मिनरल ग्रो करेगा. सिन कहने का मतलब है कि साथ साथ पोस्ट उसके टेक्टोनिक इवेंट के बाद हुआ होगा, काइनेमेटिक इवेंट के बाद हुआ होगा, और प्री काइनेमेटिक इवेंट से पहले हुआ होगा. तो यहाँ पे हम अभी स्नोबॉल गार्नेट की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. और ये पोर्फिरोब्लास्ट जो होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और पोर्फिरोब्लास्ट की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, क्योंकि दिस ग्रेन्स आर मोर डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंस. सो यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोर्फिरोब्लास्ट. ओके, let's focus on the snowball garnet. So this is the again sample of snowball garnet. You can clearly observe these are the snowball garnet. Okay, अभी देखो काइनेमेटिक्स के केस में क्या होता है कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो होता है इंटरनल फॉलिएशन, किसी मिनरल के अंदर, इसके अंदर भी फॉलिएशन कुछ डेवलप होंगे. दूसरा इसका मैट्रिक्स, जो कंट्री रॉक है उसके मैट्रिक्स का फॉलिएशन. तो क्या बोलते हैं, एक होता है, इसको डिनोट करते हैं SI, दिस इज इंटरनल फॉलिएशन, एंड जो मैट्रिक्स वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फॉलिएशन, दैट इज एक्सटर्नल. सो दिस इज स्नोबॉल गार्नेट अंडर द माइक्रोस्कोप. अभी इसको क्लियरली और ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको इंटरनल फॉलिएशन दिखेंगे और जो है एक्सटर्नल फॉलिएशन भी दिखेंगे. तो स्नोबॉल गार्नेट के केस में क्या होता है, सो दिस इज, इसमें आप देखोगे तो क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल फॉलिएशन शो हो रहा है, एंड दिस इज स्नोबॉल गार्नेट, और इसके अंदर भी फॉलिएशन आपको दिखेंगे. तो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये नॉर्मल इस तरह का जा रहा है फॉलिएशन जो एक्सटर्नल है, और जो इंटरनल है वो क्या है, रोटेटेड है. इट हैज़ अ रोटेटेड फॉलिएशन. इट मीन्स देखो क्या है, फोर्स इस तरफ लगा हुआ है ना, इस तरफ रोटेशन हुआ है. सो बिकॉज इंटरनल फॉलिएशन इज रोटेटेड with respect to the external foliation, it means this porphyroblast is rotating during the formation. So on this basis we can say this garnet, snowball garnet is a syntectonic. मतलब जिस टाइम डिफॉर्मेशन हो रहा था, ये इसकी रोटेशन हो रही थी, उस टाइम ये डेवलप हो रहा था, इसलिए इसका जो इंटरनल फॉलिएशन है वो भी रोटेटेड हुआ है. So on that internal and external foliation, we can say that snowball garnet is a synkinematic mineral growth. So let's move to the next question. The number of crystal face in rhombohedron is, already अगर आपने मेरा
क्रिस्टलोग्राफी का एपिसोड्स देखे होंगे, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया होगा। अगर आपने देखे होंगे तो विद इन सेकेंड यू कैन टेक 6। तो मैंने आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है इसको। तो आप प्लीज़ जाके एक बारी क्रिस्टलोग्राफी के एपिसोड्स में जाओ, वहाँ पे देखो। मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई आपको। आई होप कि आपने वो जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो एक बार जाके मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देखो। So question number 14 is match the following volcanic stratigraphic unit in group 1 with their given ages in group 2। Again ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये हमने 2008 में क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व किया था। इन दिस ग्रुप 1 वी हैव अ मलानी रायलाइट, दालमा वोल्केनिक्स, पंजाल ट्रैप एंड राजमहल ट्रैप। ओके, अभी देखो हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो मलानी रायलाइट क्या होता है, दिस इज जो हमने पहले सॉल्व किया था उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ पहले, फिर कुछ डिटेलिंग इसके करेंगे। ओके, मलानी रायलाइट आपको याद होगा तो हमने तब किया था प्रोटेरोजोइक, है ना। हमने इसको बोला था प्रोटेरोजोइक। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, प्लीज़ एक बारी आप सुनना उसको, क्योंकि ये मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें फिर हमने आर को किया था, दैट इज पंजाल ट्रैप। पंजाल ट्रैप को क्या बोला था हमने, परमियन। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट राजमहल ट्रैप, दैट इज इन जुरासिक। ये सारे क्या थे, तब हमें पीरियड दिए हुए थे। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं एरास। नाउ वी हैव अ एरा। आपको जीटीएस ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ना, बाय हार्ट याद होने चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो, अभी जब आपने वो याद होगा, किसी को याद होगा मलानी इज इन प्रोटेरोजोइक, तो नाउ वी हैव अ नियोप्रोटेरोजोइक, मेसोप्रोटेरोजोइक एंड पैलियोप्रोटेरोजोइक। सबसे पहले तो ये कौन से एरा जो है किस इयॉन में आते हैं, ओके ना। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, एरा दिया हुआ है। इससे पहले हमने पीरियड को डिस्कस किया था। नाउ अभी देखो, जो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप टाइम स्केल को आप स्टडी करोगे। तो यहाँ क्या है कि जो आपके पास इयॉन होते हैं, अगर आप प्रीकैम्ब्रियन की बात करो तो वी हैव अभी देखो, जब ये तीनों इयॉन है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, देन व्हाट इज प्रीकैम्ब्रियन। ये प्रीकैम्ब्रियन क्या है, इयॉन तो ये तीनों है। जो लार्जेस्ट यूनिट है हमारे पास, दिस इज प्रोटेरोजोइक, आर्कियन है, हेडियन, बट इसको अपन स्टडी करते हैं जब ज्योलॉजिकल टाइम स्केल देखोगे प्रीकैम्ब्रियन के अंदर। तो ये प्रीकैम्ब्रियन क्या है, एक क्वेश्चन है, किसी को पता है तो प्लीज आप कमेंट करो। ओके, अभी देखो इसकी एज क्या होती है, मोर देन 4000 MA, और आर्कियन की एज क्या होती है, 4000 to 25,000। अब प्रोटेरोजोइक में आप जाओगे, यहाँ पे आपको 3 डिवीजन मिलेंगे। ओके, दिस इज पैलियो, मेसो एंड नियो। पैलियो प्रोटेरोजोइक, मेसो प्रोटेरोजोइक एंड नियो प्रोटेरोजोइक। अब इसकी एज क्या होती है, दिस इज 25 to 16 and 16 to 1000 and this will be 1000 to 541। ओके, अब ये तीनों होती है। अगर आपको एग्जैक्टली मैंने मलानी रायलाइट्स की आपको एज भी बताई थी। एज क्या बताई थी आपको, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने मलानी राइट की पर्टिकुलर एज भी बताई थी, दैट इज 600 प्लस माइनस 70 MA। ओके, तो अब ये है, तो ये किस में आएगा, दिस इज इन न्यू प्रोटेरोजोइक, क्योंकि न्यू प्रोटेरोजोइक की एज क्या होती है 1000 to 541। ओके, इस रेंज में आता है। सो मलानी रायलाइट इज न्यू प्रोटेरोजोइक। ओके, लेट्स सी पंजाल ट्रैप। पंजाल ट्रैप किस में था, परमियन में था। तो परमियन किस में आता है अपना, पैलियोजोइक में। ओके, तो स्टेट, तो पंजाल इज पैलियोजोइक एंड राजमहल ट्रैप इन जोरासिक पीरियड, सो इट इज ऑफ मेसोजोइक एरा। तो इट इज ऑफ मेसोजोइक एरा and rest is Dalma volcanics. Dalma volcanics is Meso to Paleoproterozoic. So you can tick your answer from here. So option number 1 is correct. Let's see the question number 15. Again, this is from mineral texture. This is very important. So group 1 we have a replacement of quartzite by quartz, and this quartzite is the polymorph of quartz. So it must be polymorphic transformation, right? Crystallographically oriented lamellae of albite and orthoclase, and albite and orthoclase क्या बनाते हैं, exudation texture बनाते हैं, this is exudation। okay,
ग्राफिक इंटरग्रोथ ऑफ ऑर्थोक्लेस एंड aqueous। तो ग्राफिक टेक्सचर जो होते हैं ना वो क्या पिकुलियर टेक्सचर होते हैं किसके, इट इज अ यूटैक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। आप ये याद रखेंगे, ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। यूटैक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में कौन से टेक्सचर मिलते हैं, तो इट इज ग्राफिक टेक्सचर। तो ग्राफिक इंटरग्रोथ ऑफ ऑर्थोक्लेस एंड क्वार्ट्ज is at eutectic crystallization and crossed acid twinning in microcline is cation ordering। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट कर दिया करो। अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता चला हो या कुछ गलतियाँ दिख रही हो तो और इम्प्रूवमेंट के क्या चांसेस हैं आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो, अगर आपको कुछ सीखने मिलता है तो एक लाइक तो बनता है यार। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।